बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी, सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर है हमारा सेकंड, राजा किसान और नगर। बेसिकली ये चैप्टर बेस्ड है आरंभिक राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर, जैसे कि मगध महाजनपद, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, अभिलेख, इन सभी के ऊपर लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो आज का हमारा यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वो रहेगा मौर्य साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा वीडियो आज का मौर्य साम्राज्य के ऊपर रहने वाला है। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले समझेंगे स्थापना कैसे हुई इसकी, और फिर अशोक शासक के बारे में। तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मत है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी लगभग 321 ईसा पूर्व के दौरान इन्होंने की थी। इनका शासन भारत में तो था ही, भारत के साथ साथ में इनका शासन जो था वो पश्चिम उत्तर यानी कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ पर भी फैला हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य भारत के साथ साथ पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इनके पुत्र अशोक, जो कि आधुनिक भारत की अगर बात करें तो सबसे सर्व प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। इसके पुत्र चंद्रगुप्त के पुत्र अशोक, ठीक है, इन्होंने कलिंग पर यानी कि आधुनिक जैसे उड़ीसा कहते हैं उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अशोक का एक प्रतिमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विकिपीडिया से मैंने लिया है, अशोक है ये। अब आगे बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक को हमेशा से देवप्रिय कहा जाता है, यानी कि देवताओं का प्रिय कहा जाता है, या और प्रियदर्शी भी कह सकते हैं, यानी कि देखने में। तो अशोक को देवानिप्रिय भी कहते हैं, प्रियदर्शी भी कहते हैं, यानी कि देवताओं को प्रिय है और देखने में अति सुंदर। ये दो वर्ड याद रखना किसके लिए यूज होते हैं, अशोक शासक के लिए। ठीक है, अशोक ही वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों को और प्रजा के लिए जो संदेश थे वो प्राकृतिक तौर पर पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। यानी कि अगर हम बात करें कि अभिलेख सबसे पहले किसने लिखवाए, तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शासक के तौर पर देखा जाए तो अशोक ऐसा शासक था जिसने अपने अधिकारियों को और अपनी प्रजा के लिए संदेश जो थे वो पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, जिसे हम अभिलेख कहते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अब ये धम्म क्या है, धम्म में बेसिकली कुछ सिद्धांत आते हैं जिन सिद्धांतों को लोगों को पालन करना चाहिए। अगर वो पालन करते हैं तो उनका जीवन बहुत ही अच्छे से और सुचारू रूप से चल सके। तो धम्म के अंदर बहुत सारे जो रीति रिवाज है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, वो इसके अंतर्गत है। अब कौन कौन सी आती हैं वो समझिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अशोक के अभिलेख जो थे वो मौर्य शासन की प्रशासनिक जानकारी हमें देते, यानी कि अभी देखो धम्म के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये समझिए अशोक के जो अभिलेख हैं, जो हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, बेसिकली उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक यानी कि राजनीतिक तंत्र है, पॉलिटिकल जो थ्योरी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझ में आया। जैसे कि इसमें 5 प्रमुख केंद्र थे। सबसे पहला केंद्र था राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या रही थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसे हम पटना कहते हैं। और 4 थे प्रांतीय केंद्र, यानी कि जो प्रांत थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, उसके बाद अशोक ने क्या किया, धम्म के प्रचार के लिए महामत नाम से विशेष अधिकारियों को नियुक्त की। यानी कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किया क्या, जो धम्म महामत होते हैं इनकी नियुक्ति की, और इनसे कहा भाई कि आप जो है मेरे इस धम्म का, यानी कि ये जो धम्म है इसका आप प्रचार प्रसार करो, लोगों को समझाओ और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, तो इसमें धम्म के अंतर्गत बड़ों के प्रति आदर, यानी कि जो छोटा है उसे अपने बड़ों का आदर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता लोगों के अंदर जागृत की जाए, ताकि लोग जो वो सन्यासियों का, जो ब्राह्मण है उनका आदर करें, ना कि उनका अनादर करें। ठीक है, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, यानी कि सेवक जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने सेवकों पर और जो दास हैं उन पर सम्मान के साथ, आदर के साथ उनसे पेश है। ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ भी छोटी मोटी गलती हुई तो आपने उसे मृत्युदंड दे दिया, ऐसा नहीं, आपको उनसे प्रेम से बात करके समझाना चाहिए। तथा दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करना, यानी कि धर्म के अंतर्गत बेसिकली जो पॉइंट्स आते हैं वो क्या है, सबसे पहले हमें हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखना चाहिए, चाहे सेवक हो चाहे दास हो। सभी बड़े अधिकारियों को इनका सम्मान, इनका आदर करना चाहिए, और हमेशा से
अपने धर्म का तो पालन करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे के धर्म को अनादर नहीं देना। ठीक है, तो ये थे धम्म के बारे में चीज। धम्म के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, याद रखना है। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से जो लोग थे, इनका जीवन इस संसार में और इसके बाद भी संसार में अच्छा, यानी कि अशोक जो कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु से पहले भी व्यक्ति का जीवन, यदि वो इस इन धम्म के जो मेरे सिद्धांत है, 4 सिद्धांत, इनको पालन कर लेते हैं, तो उनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता चला जाए। और ऐसा ही नहीं है पहले ही रहेगा, मृत्यु के उपरांत भी लोग उन्हें जानेंगे। उसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था और उसने बहुत सारे अनेक क्षेत्रों को जीतकर अपने मौर्य साम्राज्य को और शक्तिशाली और ज्यादा विस्तृत किया था। ठीक है, तो अशोक के बारे में जितनी नॉलेज, जितना पॉइंट्स आपकी किताब में थे, उससे भी कहीं ज्यादा मैंने आपको समझा। अगर अब ये 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अशोक शासक के बारे में, तो मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से समझा। गाइस, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, अगर वो समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बता सकते हो, यस सर हमें समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेरी है, एक सेकेंड, हाँ, यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको सच में लिखना जस्ट स्मार्ट नॉलेज, और इस तरीके का जो अकाउंट आएगा उसको फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लेके आते रहते हैं। चलिए, पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मौर्य साम्राज्य, अशोक शासक। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में समझते हैं कि आखिर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास क्या क्या स्रोत है। तो भैया सबसे पहला स्रोत है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत यानी कि सिंपल सी बात है कि कुछ किताबें रही होंगी, कुछ साहित्य रहे होंगे, इसी के बारे में होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री थे कौटिल्य। ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे, इनके मुख्यमंत्री थे कौटिल्य। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, अर्थशास्त्र। अब इस अर्थशास्त्र बुक में क्या बताया गया था, ये आपकी किताब में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र किताब जो है, इसमें मौर्य साम्राज्य की राज्य व्यवस्था कैसे चलती थी, जहाँ पे मुख्यतः केंद्र जो था उसकी बात हो रही है। ठीक है, उस केंद्र की राज्य व्यवस्था कैसे चलती थी, कृषि वहाँ पे किस तरीके से होती थी, न्याय लोगों को किस तरीके से दिया जाता था, और राजनीति जो थी वो कैसी हुआ करती थी। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति आया था, यूनानी यात्री, जिसे मेगास्थनीज कहते हैं। तो इसकी किताब थी इंडिका। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर सही हूं तो भी बताइएगा। ठीक है, जहां तक मुझे याद है इनकी किताब का नाम था इंडिका। तो इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर बौद्ध बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ और जो पौराणिक ग्रंथ है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक और जो प्रशासनिक जानकारी है, ये हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मशास्त्र, इनसे भी उस समाज के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर हम साहित्य के बारे में यहाँ पे हम सारी बातें लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री कौटिल्य के बारे में, जिनकी अर्थशास्त्र की किताब रही थी, जिससे हमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के बारे में अच्छे से समझ में आता है। दूसरे हैं यूनानी यात्री मेगास्थनीज, किताब का नाम था इंडिका। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से और जो पौराणिक ग्रंथ हैं, इनसे हमें वहाँ की प्रशासनिक, सैनिक, इस विषय में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। और वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ और धर्म ग्रंथ, ठीक है, जिससे हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। फिर आता है मूर्ति कला एवं शिल्प। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में जो प्राचीन भवन है और जो स्तूप हैं, जो मृदभांड है, वो सबसे, तथा जो सबसे पहले आहत सिक्के हैं, सोने के सिक्के, मौर्य साम्राज्य में ही ढलवाए गए थे। ठीक है, यानी कि सिक्कों के बारे में क्या कहते हैं कि मौर्य काल में प्राचीन भवन तथा जो स्तूप रहे हैं, ठीक है, भवन, स्तूप और मूर्तियां, इन सभी का विकास बहुत हुआ था। अब इन भवनों, मूर्तियों से, स्तूपों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो मृदभांड है और जो सोने के सिक्के हैं, आहत सिक्के हैं, शुद्ध सिक्के हैं, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो बेसिकली आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि एक ही पॉइंट के अंदर मैंने आपको 2 से 3 से 4 पॉइंट भी समझाए। जैसे कि साहित्यिक स्रोत में आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे, मूर्तिकला एवं सिक्के में आप एक लिख देंगे मूर्तिकला के बारे में, एक लिख देंगे सिक्कों के बारे में। तो ऐसे आपके 6 पॉइंट तो ऐसे ही बन गए। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाए। अब बारी आ जाती है अगले पॉइंट की। अगला है अभिलेख। ठीक है, वो साहित्यिक स्रोत थे जो हमें बेसिकली, जो साहित्यिक किताब
या फिर कोई ग्रंथ होता है उससे पता चलता है। लेकिन अभिलेख क्या है? अभिलेख वो पाठन सामग्री होती है जो कि किसी पत्थर पे, किसी कठोर धातु पर उत्कीर्ण की जाती है, ठीक है, जिसे लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य से प्राप्त जो हमें अभिलेख मिले हैं, उस समय मौर्य साम्राज्य की युद्ध भूमि के बारे में, वहाँ के दान के बारे में और जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। अशोक शासक के द्वारा सबसे पहले अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए उन्होंने पत्थरों पर युद्ध, धार्मिक गतिविधियों, भूमिदान, इन सभी के बारे में खुलवाया था, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य जो राजनीति है इसके बारे में समझ। तो अभिलेख में हम क्या लिख देंगे कि अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य की युद्ध भूमि, युद्ध के बारे में, भूमि के बारे में, दान के बारे में, जो धार्मिक गतिविधि है इसके बारे में हम जानकारी एकत्र कर पाते हैं। और अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने अपने युद्धों के बारे में, अपनी जानकारी के बारे में और धार्मिक गतिविधियों के बारे में, भूमि के बारे में, दान के बारे में पत्थरों पर जो संदेश है वो उत्कीर्ण करवाए थे ताकि प्रजा इसको देखकर समझ सके। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। पहला लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, दूसरा लिखेंगे मूर्तिकला एवं सिक्के और तीसरा लिखेंगे अभिलेख। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हमारे यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बारे में, मतलब प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एक तरीके से। तो देखते हैं भाई कितने महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अभिलेखों के बारे में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिससे हमें वहां पर बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। अगर हमें प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी एकत्र करनी है, ठीक है, जिसमें मौर्य साम्राज्य भी आता है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य के अभिलेख बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा है मूर्तिकला एवं सिक्के। तो मूर्तिकला एवं सिक्के जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मौर्य काल के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें देते हैं। मूर्तिकला से हम वहाँ के लोगों के बारे में समझ सकते हैं, सिक्कों से वहाँ के राजा के और व्यापार के बारे में आसानी से समझ। ठीक है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की जो राजनीति है और जो आर्थिक स्थिति थी, मूर्तिकला शैली थी, ये सभी हम इन जो मूर्तिकला शिल्प होते हैं इनसे समझ सकते हैं। उसके बाद अशोक शासक, महान शासक अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के लिए मौर्य साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अशोक शासक के द्वारा ही सबसे पहले अभिलेख अपनी जनता को संदेश देने के लिए खुदवाए गए थे। ठीक है, जिससे हमें वहाँ की युद्धों के बारे में, भूमिदान के बारे में और धार्मिक गतिविधियों के बारे में पता लगता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे 3 पॉइंट। आगे भी देख लेते अगर कोई पॉइंट है, नहीं, ठीक है, यही 3 पॉइंट है। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य में क्यों है, सबसे पहले अधिकतर अभिलेख इसी दौरान ढाले गए, मतलब लिखवाए गए थे, खुदवाए गए थे। साथ ही साथ मूर्तिकला एवं सिक्के अधिकतर इसी जो समय में अधिक से अधिक विकसित हुए थे और अशोक शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्व। समझ में आ गया आप सभी को? अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये सर हमें समझ। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था इसका प्रशासन कैसे चलता था, कैसे गतिविधियां होती थी, इसको अब हम समझें। तो सबसे पहले मौर्य प्रशासन को जानने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी। सबसे पहला, यहाँ पे 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, कौन सी? सबसे पहले तो थी राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि जिसे हम पटना कहते हैं वर्तमान। तो राजनीतिक केंद्र में सबसे पहले कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र। और 4 थे प्रांतीय केंद्र, कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 4 जो थे वो प्रांतीय नगर थे और एक थी राजधानी। उसके बाद यहाँ पे व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार के मामले में जो है तक्षशिला और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों ही लंबी दूरी के व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, स्वर्णगिरी कर्नाटक में साम्राज्य के उच्च संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्ग से आना जाना बना रहता था। यानी कि व्यापार के मामले में जो तक्षशिला और उज्जैनी थे ये बहुत ही लंबी दूरी का व्यापार करते थे। स्वर्णगिरी जो था वो कर्नाटक में साम्राज्य के उचित संचालन के लिए और जमीन और नदी मार्गों द्वारा आना जाना, यानी कि ये जो व्यापार थे इसके द्वारा किया करते थे। ठीक है, सेना, अब सेना कैसी?
राजधानी से प्रांत तक आने जाने में कई सप्ताह लगते थे। यानी कि मान लेते हैं हमारी जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वो इस एरिए पे है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ए एरिए पे है, और हमें पहुंचना है इस बी एरिए पर, और तकरीबन मान लेते हैं हम ये एरिया है 100 किलोमीटर का। तो एक ही दिन में तो कोई पूरी सेना 100 किलोमीटर चल नहीं सकती, तो उन्हें बीच में कहीं गैप लेना पड़ता था। तो इस गैप के लिए मतलब की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारे सैकड़ों सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो इसका कार्य जो था, जैसे कि यात्रियों के विश्राम के लिए, खान पान की व्यवस्था के लिए और सुरक्षा के लिए, ये जो कार्य था वो किसको सौंपा गया था? सेना को। तो दो तीन चीजें अभी आपको याद है। पहला, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे, व्यापार मार्ग पर कौन कौन स्थित थे, तो तक्षशिला और उज्जैनी, कर्नाटक, कर्नाटक में स्वर्णगिरी। और सेना, सेना का कार्य था कि अगर किसी में पर्टिकुलर युद्ध पे जाना है या हमें किसी प्रांत पे जाना है, हम अपने समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो बीच में ही हर एक चीज की व्यवस्था करना, खान पान, विश्राम, घोड़ों के लिए चारा वगैरह, ये सब इकट्ठा करना सेना की जिम्मेदारी हुआ करती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आगे। तो देखो, सबसे पहले जो यूनानी स्रोत है, इसका हमने क्या किया है, इनका उपयोग किया। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी हुआ करते थे। अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो मेगास्थनीज जो हैं ये बताते हैं अपनी किताब में कि मौर्य साम्राज्य जो था इसका प्रशासन किस तरीके का। तो इनका कहना था कि सैन्य गतिविधियों के लिए एक समिति हुआ करती थी, ठीक है, जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको हैंडल करने के लिए एक समिति होती थी, और 6 उप समितियां होती थी, जो कि मौर्य साम्राज्य की बहुत बड़ी विशाल सेना को इंगित करती है, ठीक है। सबसे पहली जो उप समिति थी ये क्या करती थी, इसका काम ये था नौसेना का संचालन, यानी कि वो सेना जो नौसेना है उसका संचालन करे। दूसरी जो थी वो थी यातायात और खान पान की देख करने, किसी हम प्रांत पे जा रहे हैं, किसी युद्ध पे जा रहे हैं, तो उस दौरान यातायात और खान पान की व्यवस्था करना किसका काम था, दूसरी उप समिति। तीसरी उप समिति का काम था कि जो पैदल सैनिक है इनका संचालन करें, उनके खान पान विश्राम के लिए व्यवस्था की जाए, ठीक है। चौथी उप समिति का काम था अश्वारोही, पांचवी उप समिति का काम था रथारोही, और छठी उप समिति का काम था हाथियों का संचालन, ठीक है। सारी समितियां आपको समझ में आ गई। तो देखो दोबारा समझ लो, मेगास्थनीज जो थे इन्होंने कहा कि मौर्य साम्राज्य में सैन्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके अंदर में 6 उप समितियों का गठन किया, जो कि मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना का प्रतीक। सबसे पहली उप समिति का काम था जो नौसेना है इसका संचालन करे। दूसरी उप समिति का काम था यातायात और खान पान की देखरेख करे, जो सैनिक है उनकी। तीसरी उप समिति का काम था पैदल जो सैनिक है उनका संचालन करना। चौथी उप समिति का काम था अश्वारोही का संचालन करना। पांचवी उप समिति का काम था रथारोही सेना का संचालन करना, और छठी उप समिति का जो कार्य था वो था हाथियों का संचालन। अब इसमें से जो हमारी दूसरी उप समिति है इसके कार्य थोड़े और ज्यादा थे। कैसे ज्यादा थे, तो दूसरी उप समिति के कार्य थे उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध, यानी कि यातायात तो देखो यहाँ पे यातायात तो है ही, खान पान की देखरेख भी है, तो इसी में थोड़ा और ऐड कर दिया गया है कि जो भी उपकरण रहेंगे, जब हम कहीं जाते हैं, राजा जाते हैं, तो उस दौरान उपकरणों को ढोने के लिए जो बैलगाड़ी होती है उसका प्रबंध किया जाए। सैनिकों के लिए भोजन को एकत्र करना, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था को करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए जो सेवक होते हैं की नियुक्ति करना, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो चला करता। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक था मौर्य साम्राज्य, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं उन सभी को आप चाहें तो यहाँ से दोबारा देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, लगभग 321 ईसा पूर्व। और इसमें सबसे जो इनके पुत्र थे अशोक को सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक के लिए देवनिपिया प्रियदर्शी यानी कि देवताओं के लिए प्रिय और देखने में सुंदर इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अशोक ही पहला ऐसा शासक था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा को संदेश देने के लिए अभिलेख जो थे पत्थर पे खुदवाए थे। अशोक के जो प्रशासनिक जानकारी थी उससे अब अशोक द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए थे उससे हमें वहाँ के प्रशासनिक जो राजनीतिक केंद्र है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
जिसमें जो है राजधानी पाटलिपुत्र थी यानी पटना, और 4 प्रांतीय केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसी, स्वर्णगिरी और ये सभी। इसने क्या किया था, जो धम्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामत नाम के जो विशेष अधिकारी थे इनको नियुक्त किया था। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासियों और जो ब्राह्मण है इनके प्रति उदारता का भाव रखना, सेवकों और दासों के साथ में उदार व्यवहार रखना, साथ ही साथ दूसरे के धर्मों और परंपराओं को आदर देना। अशोक के अनुसार ये कहते हैं कि धम्म जो है यदि लोग इसका पालन कर लेते हैं, लोगों का जीवन इससे पहले यानी कि मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद भी अच्छा रहे। इनका मानना है कि इन्होंने अखंड जो है अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किए थे। उसके बाद इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमारे पास क्या-क्या स्रोत, तो सबसे पहले हमने साहित्यिक स्रोत देखे थे। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, और यूनानी मेगास्थनी थे इनके बारे में, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और जो पौराणिक ग्रंथ हैं इससे मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ और धर्मशास्त्रों से उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है, उनके नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। मूर्ति कला एवं सिक्के, तो हमें ये देखते हैं कि मूर्ति कलाओं से, सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी जो प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य में से जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों में अगला है अभिलेख। तो अभिलेखों से हमें मुख्यतः युद्ध, धार्मिक गतिविधि, भूमिदान इसके बारे में और राजनीति के बारे में पता चलता है। उसके बाद आ जाता है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की समय जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो अभिलेख जो थे वो ज्यादातर इसी दौरान जो है लिखवाए गए थे, डलवाए गए थे। उसके बाद अधिकतर जो मूर्तिकला और जो सिक्के हैं वो इसी दौरान डलवाए गए थे, और शुद्ध सोने के सिक्के वगैरह इसी दौरान जो डलवाए गए थे। साथ ही साथ अशोक शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के लिए मौर्य साम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारा आखिरी पॉइंट, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो 5 प्रमुख केंद्र थे जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र थी, और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी सम्मिलित थे। व्यापार के लिए तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी कर्नाटक में उपस्थित थे। साथ ही साथ सेना की हम बात करें तो सेना जो थी उसका कार्य बहुत सारा बटा हुआ था, जैसे हमने अभी आगे देखा है इस तरीके। यूनानी स्रोतों के अनुसार हमने देखा था कि लगभग मौर्य सम्राटों के पास में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी हुआ करते थे। मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की गतिविधियों को संचालन के लिए एक समिति हुआ करती थी और 6 उप समितियां होती थी। पहली उप समिति का काम होता था नौसेना का संचालन, दूसरी का यातायात, खान पान की देखरेख करना, तीसरी का पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वरोही, पांचवी का रथारोही और छठे का हाथियों का संचालन करने का काम होता था। इसमें दूसरी उप समिति का कार्य थोड़े ज्यादा होते थे, जैसे कि उपकरण को धोने के लिए जो बैलगाड़ी है इसका प्रबंध करे, सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करे, और सैनिकों की देखभाली के लिए सेवकों को नियुक्त करे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है एक तरीके से फास्ट रिवीजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अब भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में अच्छे समझ सकें, अपना चैप्टर अच्छे से समझ सकें। और कमेंट करके बताइए कि यस सर हमको समझ में आ गया है। अगर अभी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।